हैरी पॉटर और आग का प्याला अध्याय 33 प्राण भक्षी। वोल्डेमॉर्ट ने हैरी पर से नजरें हटाई और अपने शरीर की जांच करने लगा। उसके हाथ बड़ी बड़ी पीली मकड़ियों जैसे थे और उसकी लंबी सफेद उंगलियां अपने सीने, हाथों और चेहरे को टटोल रही थीं। उसकी आंखें बिल्ली जैसी और पुतलियां छेद जैसी थीं। वो अंधेरे में काफी ज्यादा चमक रही थी। उसने अपने हाथ उठाए, उंगलियां मरोड़ी। ऐसा करते समय उसके चेहरे पर आनंद और विजय का भाव था। वर्मटेल की तरफ उसका ध्यान नहीं था, जो छटपटाता और खून बहाता हुआ जमीन पर पड़ा था। न ही उसने उस नागिन पर ध्यान दिया जो फुफकारती हुई हैरी के चक्कर लगा रही थी। वोल्डेमॉर्ट ने अपनी अस्वाभाविक रूप से लंबी उंगलियों वाले एक हाथ को जेब में डाला और जादुई छड़ी बाहर निकाल ली। छड़ी को प्यार से सहलाया, वर्मटेल की तरफ करके उसे झटका दिया। वर्मटेल जमीन से उठकर उस शिलालेख के पास गिर गया जहां हैरी बंधा रहा और इसके पैताने पर गिरा और वहीं पड़ा पड़ा रोता रहा। वोल्डेमॉर्ट ने अपनी लाल आंखें हैरी की तरफ घुमाई। तीखी, ठंडी, आनंद विहीन हंसी हंसने लगा। वर्मटेल के दुशालों पर अब खून चमक रहा था। उसने उनमें अपनी बाह का ठूंठ लपेट रखा था। मेरे मालिक, आपने वादा किया था, उसने रुंधे गले से कहा। अपना हाथ आगे करो, वोल्डेमॉर्ट ने अलसाई अंदाज में कहा। ओह मालिक, धन्यवाद मालिक। उसने अपने खून से सने ठूंठ को आगे किया, लेकिन वोल्डेमॉर्ट दोबारा हंसा। अपना दूसरा हाथ आगे करो वर्मटेल। मालिक। वोल्डेमॉर्ट झुका। उसने वर्मटेल का बायां हाथ बाहर निकाला। उसने वर्मटेल के दुशाले की आस्तीन को उसकी कोहनी के ऊपर खींचा। हैरी ने देखा वहां चमड़ी पर लाल टैटू जैसा कुछ बना था, एक खोपड़ी जिसके मुंह से सांप लटक रहा था। मौत के निशान की वही तस्वीर जो क्विडिच वर्ल्ड कप के दौरान आसमान में नजर आई थी। वोल्डेमॉर्ट ने उसे ध्यान से देखा और वर्मटेल के बेतहाशा विलाप पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। निशान साफ हो गया है। वो लोग समझ जाएंगे, अब हम देखेंगे, अब हमें पता चल जाएगा। उसने अपनी लंबी सफेद उंगली वर्मटेल के हाथ पर बने निशान पर रखकर दबा दी। वर्मटेल के मुंह से जोरदार कराह निकली और हैरी के माथे के निशान में तेज दर्द होने लगा। वोल्डेमॉर्ट ने वर्मटेल के निशान से उंगली हटा ली। हैरी ने देखा निशान काला पड़ गया था। वोल्डेमॉर्ट के चेहरे पर क्रूर संतोष का भाव आ गया। वो सीधा खड़ा हो गया। ये पता चलने के बाद कितने लोग बहादुरी से लौटेंगे, उसने फुसफुसा कर कहा। और उसकी चमकती लाल आंखें सितारों पर जमी हुई थी। और कितने मूर्खतावश नहीं लौटेंगे। वो हैरी और वर्मटेल के सामने टहलता रहा। हैरी पॉटर, तुम मेरे स्वर्गीय पिता की कब्र पर खड़े हो, उसने धीरे से फुफकारते हुए कहा। मगलू और मूर्ख, बहुत हद तक तुम्हारी प्यारी माँ की तरह, लेकिन वो दोनों ही बहुत काम के थे, है ना? तुम्हारी माँ ने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी और मैंने अपने पिता को मार डाला। इसके बावजूद वो मेरे कितने काम आए। वोल्डेमॉर्ट दोबारा हंसा, टहलने लगा और नागिन घास पर चक्कर लगाती रही। तुम्हें पहाड़ी पर बना वो मकान दिख रहा है पॉटर? मेरे पिता वहीं रहते थे। मेरी माँ एक जादूगरनी थी, इसी गांव में रहती थी। वो मेरे पिता से प्रेम करती थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने मेरे पिता को अपने जादूगरनी होने के बारे में बताया, मेरे पिता ने उन्हें छोड़ दिया। मेरे पिता जादू से नफरत करते थे। उन्होंने मेरी माँ को छोड़ दिया और अपने मगलू माता पिता के साथ रहने लगे। तब मैं पैदा नहीं हुआ था पॉटर। मेरी माँ मुझे जन्म देने के बाद मर गई। एक मगलू अनाथालय में परवरिश के लिए छोड़ गई, लेकिन मैंने कसम खा ली मैं अपने पिता को खोजूंगा, उनसे बदला लूंगा, उस मूर्ख से जिसने मुझे अपना नाम दिया था टॉम रिडल। वोल्डेमॉर्ट टहल रहा था। देखो तो सही, मैं तुम्हें अपने परिवार का इतिहास बताने लगा। अरे मैं तो भावुक हो रहा हूँ, लेकिन देखो हैरी, मेरा वास्तविक परिवार आ रहा है। अचानक हवा में चोंगों की सरसराहट भर गई। कब्रों के बीच सदाबहार पेड़ के पीछे हर छायादार जगह पर जादूगर प्रकट हो रहे थे। सभी ने नकाब पहन रखे थे। फिर एक प्राणभक्षी अपने घुटनों के बल बैठकर वोल्डेमॉर्ट की तरफ रेंगा और उसके काले दुशाले का सिरा चूम लिया। मालिक, मालिक, वो बुदबुदाया। उसके पीछे खड़े प्राणभक्षियों ने भी ऐसा ही किया। सभी अपने घुटने टेक कर वोल्डेमॉर्ट के पास आ गए, उसका दुशाला चूम लिया और हटकर पीछे खड़े हो गए। फिर उन्होंने उस कब्र के चारों तरफ घेरा बना लिया, जिस पर हैरी, वोल्डेमॉर्ट और सुबकता और तड़पता हुआ वर्मटेल थे। बहरहाल उन्होंने गोल घेरे में कुछ जगह खाली छोड़ दी थी।
ऐसा लग रहा था किसी का इंतजार हो रहा है। लेकिन वोल्डेमॉर्ट को किसी और के आने की उम्मीद नहीं थी। उसने चारों तरफ के नकाब पोशों के चेहरे को देखा और हालांकि हवा नहीं चल रही थी, लेकिन गोल घेरे में से एक आवाज आने लगी जैसे लोग सिहर रहे हों। स्वागत है, 13 साल बाद हम मिल रहे हैं। मौत के निशान के कारण हमारी एकता आज भी बरकरार है। तुम लोग मेरे बुलाने पर ऐसे आ गए जैसे कल की बात, लेकिन क्या सचमुच? उसने अपना भयंकर चेहरा उठाकर सूंघने का अभिनय किया। मुझे अपराध बोध की गंध आ रही है। गोल घेरे में खड़े लोगों में एक बार फिर सिहरन दौड़ गई, जैसे हर सदस्य वोल्डेमॉर्ट से दूर तो हटना चाहता था, लेकिन एक भी कदम पीछे हटने की जुर्रत नहीं कर सकता था। मैं देख रहा हूं कि तुम सभी पूरी तरह स्वस्थ हो और तुम्हारी शक्तियां बरकरार हैं। तुम लोग मेरे बुलाने पर यहाँ कितनी जल्दी आ गए, लेकिन मैं खुद से पूछता हूँ, जादूगरों का ये समूह अपने मालिक की मदद के लिए क्यों नहीं आया, जिसके प्रति उन्होंने आजीवन वफादारी की कसम खाई थी? कोई कुछ नहीं बोला, कोई जरा भी नहीं हिला सिवाय वर्मटेल के। और मैं खुद से कहता हूं, उन्हें जरूर यकीन हुआ होगा कि मैं मिट गया हूं, मैं खत्म हो गया हूं। मेरे दुश्मनों से जाकर तुम सब मिल गए होगे, खुद को मासूम, अज्ञानी या सम्मोहन शाप के अधीन बताकर माफी मांग ली होगी। लेकिन उन लोगों ने कैसे मान लिया कि मैं दोबारा जीवित नहीं हो पाऊंगा? उन लोगों ने जिन्होंने मेरी प्रबल शक्ति के पुख्ता सबूत देखे थे जब मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली जादूगर था। और मैं खुद को जवाब देता हूँ, शायद वो मानते होंगे किसी के पास मुझसे ज्यादा शक्ति हो सकती है। शायद वो किसी दूसरे स्वामी के सेवक बन गए हों, या शायद सामान्य लोगों, बदजातों और मगलुओं के हिमायती एल्बस डम्बलडोर के। डम्बलडोर का नाम सुनकर गोल घेरे में खड़े सदस्य हिले, कुछ ने बुदबुदाकर सिर हिलाए। एक आदमी अचानक गोल घेरा तोड़कर आगे आ गया, सिर से पैर तक कांपता हुआ वोल्डेमॉर्ट के कदमों पर लेट गया। मालिक, मालिक, मुझे माफ कर दें, हम सबको माफ कर दें। वोल्डेमॉर्ट हंसने लगा। उसने अपनी छड़ी उठाई। पीड़ितों! जमीन पर पड़ा प्राणभक्षी दर्द के मारे छटपटाने और चीखने लगा। हैरी को पूरा भरोसा था उसकी चीखें आसपास के घरों तक जा रही होंगी। उसने हताशा में सोचा, शायद उन्हें सुनकर कोई पुलिस में खबर कर दे, शायद कोई आ जाए, कोई भी, कुछ भी। वोल्डेमॉर्ट ने छड़ी हटा ली। पीड़ित प्राणभक्षी हाँफता हुआ जमीन पर पड़ा रहा। उठो एवरी, उठकर खड़े हो जाओ। तुम माफी मांग रहे हो, लेकिन मैं माफ नहीं करता। 13 लंबे साल। मैं तुम्हें माफ करने से पहले अपना मुआवजा चाहता हूँ, 13 सालों का। वर्मटेल ने अपना कुछ कर्ज चुका दिया है ना वर्मटेल? वफादारी के कारण नहीं वर्मटेल, तुम वफादारी के कारण नहीं, बल्कि अपने पुराने दोस्तों के डर के कारण लौटे थे। तुम इस दर्द भरी सजा के हकदार थे। तुम ये बात जानते थे, है ना? हाँ मालिक, वर्मटेल ने कराहते हुए कहा। प्लीज मालिक, लेकिन तुमने मेरे शरीर को पाने में मदद की है। हालांकि तुम बेकार धोखेबाज हो, लेकिन तुमने मेरी मदद की है। और लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट अपनी मदद करने वालों को इनाम देता है। वोल्डेमॉर्ट ने अपनी छड़ी दोबारा उठाई, हवा में घुमाई। छड़ी की रोशनी में पिघली हुई चांदी जैसी चीज चमकने लगी। कुछ पल तक निराकार रही, फिर ये हिली और इंसान के हाथ जैसी बन गई, जो चांदी की तरह सफेद था। वो हाथ नीचे आया, वर्मटेल की खून से सनी कलाई पर लग गया। वर्मटेल का रोना अचानक बंद हो गया। उसकी सांस तेज तेज चल रही थी। उसने अपना हाथ उठाया, हैरानी से चांदी से चमकते सफेद हाथ की तरफ देखा, जो उसकी बाह के साथ जुड़ चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने चमकदार दस्ताना पहना हो। उसने अपनी चमकती उंगलियां मोड़ी, फिर कांपते हुए जमीन पर एक छोटी टहनी उठाई, उसका चूरा बना दिया। मेरे मालिक, ये सुंदर है, धन्यवाद, उसने फुसफुसाकर कहा। घुटनों के बल बैठ गया और वोल्डेमॉर्ट के दुशाले का सिरा चूम लिया। वर्मटेल, अब तुम्हारी वफादारी कभी नहीं डगमगानी चाहिए। नहीं मालिक, कभी नहीं। वर्मटेल उठकर खड़ा हो गया। उसका चेहरा अभी आंसुओं में चमक रहा था।
वोल्डेमॉर्ट वर्मटेल की दाहिनी तरफ खड़े जादूगर के पास गया। उसने सबके सामने रुकते हुए फुसफुसाकर कहा, लूसियस, मेरे दगाबाज दोस्त, मुझे पता है तुमने अपने पुराने रंग ढंग नहीं छोड़े हैं। तुम दुनिया के सामने अपने चेहरे पर भलमनसाहत का मुखौटा लगाए रहते हो, लेकिन मगलुओं को सताने में सबसे आगे रहते हो। लेकिन लूसियस, तुमने कभी मुझे खोजने की कोशिश नहीं की। क्विडिच वर्ल्ड कप के दौरान तुम्हारी हरकतें मज़ेदार रही होंगी, लेकिन क्या अच्छा नहीं होता? तुम्हारी शक्तियाँ अपने मालिक को खोजने और उसकी मदद में लगती। मालिक में पूरे समय सतर्क था। नकाब के नीचे से लूसियस मैल्फॉय की आवाज़ आई, अगर आपका एक भी आदेश मिलता या ठिकाने की ज़रा भी भनक मिलती तो मैं आपके पास पहुंच जाता, लेकिन फिर भी तुम मेरे निशान को देखकर भाग गए थे। जब मेरे एक वफादार प्राण भक्षी ने इस बार गर्मियों में इसे आसमान में उत्पन्न किया था। वोल्डेमॉर्ट ने धीरे से कहा। मिस्टर मैल्फॉय ने बोलना बंद कर दिया। हाँ लूसियस, मुझे सब पता है। तुमने मुझे निराश किया है। भविष्य में मैं तुमसे ज़्यादा वफादारी भरी सेवा की उम्मीद करूँगा। हाँ मालिक, हाँ, आप दयावान हैं, धन्यवाद। मैल्फॉय और अगले आदमी के बीच इतना फासला था कि वहाँ 2 लोग खड़े हो सकते थे। यहाँ लस्ट्रेंज दंपत्ति को होना चाहिए, लेकिन वो अस्कबान में है। उन्होंने वफादारी का सबूत दिया है। वो मुझे त्यागने की बजाय अस्कबान गए। जब अस्कबान कैद को तोड़ा जाएगा तो लस्ट्रेंज दंपत्ति को उनके सपनों से ज़्यादा सम्मान मिलेगा। दंपिशाच हमारे साथ मिल जाएंगे। वो हमारे स्वाभाविक सहयोगी हैं। हम निर्वासित दानवों को बुला लेंगे। मैं अपने सभी निष्ठावान सेवकों को बुला लूँगा और एक ऐसी सेना बनाऊंगा जिससे सब थर्राने लगें। मैकनेयर, वर्मटेल ने बताया था तुम जादू मंत्रालय में खतरनाक प्राणियों को मार रहे हो, लेकिन जल्दी ही तुम्हें इससे अच्छे शिकार मिलेंगे। लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट इस बात का इंतजाम करेंगे। धन्यवाद मालिक, धन्यवाद। वोल्डेमॉर्ट 2 सबसे लंबी नकाबपोश आकृतियों की तरफ बढ़ा। क्रैब, इस बार तुम ज़्यादा वफादार रहोगे और तुम भी ग्वाइल। हाँ मालिक, हम ऐसा ही करेंगे। वोल्डेमॉर्ट घूमते हुए सबसे बड़ी खाली जगह पर पहुंच गया। यहाँ के 6 प्राण भक्षी गायब हैं। 3 मेरी सेवा करते हुए मारे गए हैं। एक इतना डरपोक है कि वो कभी नहीं लौटेगा। उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और मुझे यकीन है एक मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चला गया है। जाहिर है उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा और बाकी बचा एक जो सबसे वफादार सेवक है, मेरी सेवा में पहले ही लौट चुका है। प्राणभक्षी हिले। हैरी ने उन्हें नकाब के नीचे से एक दूसरे को कनखियों से देखते हुए देखा। मेरा वो वफादार सेवा के समय हॉगवर्ट्स में है। उसी की कोशिशों की बदौलत हमारा ये किशोर दोस्त आज रात को यहाँ आया है। हाँ, वोल्डेमॉर्ट ने कहा जब सभी प्राण भक्षियों की निगाह हैरी की दिशा में गई। हैरी पॉटर मेरे पुनर्जन्म के जश्न में शामिल है। हम उसे अपना प्रमुख मेहमान कह सकते हैं। नकाब के नीचे से लूसियस मैल्फॉय की आवाज़ सुनाई दी। मालिक, हम ये जानने के लिए बेताब हैं। आप हमें बताएं ये चमत्कार आपने कैसे किया। ये लंबी कहानी है लूसियस। ये मेरे किशोर दोस्त से शुरू और ख़त्म होती है। वोल्डेमॉर्ट सुस्त अंदाज में हैरी के बगल में खड़ा हो गया। जाहिर है तुम लोगों को पता है इस लड़के को मेरे पतन का कारण कहा जाता है। तुम जानते हो जिस रात मैं इसे मारने गया था उसी रात को मेरी सारी शक्तियाँ और शरीर चला गया। उसकी माँ ने उसे बचाने की कोशिश में जान दे दी और अनजाने में उसे ऐसी सुरक्षा प्रदान कर दी जिसकी मुझे कतई उम्मीद नहीं थी। मैं उस लड़के को छू नहीं सकता था। वोल्डेमॉर्ट ने अपनी लंबी सफ़ेद उंगली उठाई और उसे हैरी की गाल के बिल्कुल पास रख दिया। उसकी माँ ने उसके शरीर पर अपने बलिदान के चिन्ह छोड़े। ये पुराना जादू है। मुझे याद रहना चाहिए था। मूर्खतावश मैंने उसे नज़रअंदाज किया, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं उसे छू सकता हूँ। हैरी ने महसूस किया वोल्डेमॉर्ट की लंबी उंगली उसके चेहरे को छू रही है। उसका सिर दर्द से फट रहा था। वोल्डेमॉर्ट उसके कान में हंसा और अपनी उंगलियां हटाकर प्राण भक्षियों से बोलने लगा।
उस मूर्ख औरत के बलिदान के कारण मेरा शाप मुझ पर ही आ गया। मेरे दर्द की कोई सीमा नहीं थी, मैं इसके लिए तैयार नहीं था। मेरा शरीर चला गया, मेरी आत्मा कमज़ोर हो गई। मैं सबसे कमज़ोर, सबसे ज़्यादा कमज़ोर था, भूत से भी ज़्यादा, लेकिन जिंदा था। मुझे याद है मैं बिना नींद के, बिना अंत के हर पल खुद को जीने के लिए विवश करता। निश्चित रूप से मेरा कोई वफादार प्राण भक्षी तो मुझे आकर खोजने की कोशिश करेगा। इस इंतज़ार में दूर जंगल में रहने लगा। एक बार फिर प्राण भक्षियों के गोल घेरे में चारों तरफ सिहरन दौड़ गई। मेरे पास सिर्फ एक ही शक्ति बची थी। मैं दूसरों के शरीर पर कब्जा कर सकता था, लेकिन मैं जादूगरों के बीच रहने की हिम्मत नहीं कर सकता था। मैं जानता था ऑरर्स मेरी तलाश में थे। मैं कई बार जानवरों में घुस जाता। जाहिर है सांप मेरी पहली पसंद थे, लेकिन उनके भीतर मेरी हालत ज़्यादा अच्छी नहीं रहती थी। उनके शरीर जादू करने लायक नहीं थे। जब मैं उनके शरीर के भीतर रहता तो वो समय से पहले मर जाते। उनमें से कोई भी ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाया। फिर 4 साल पहले मेरे लौटने का साधन आया। एक युवा, नादान और भरोसा करने वाला जादूगर जंगल में मेरे रास्ते में आ गया। जो डंबलडोर के स्कूल में टीचर था, उसे वश में करना आसान था। मैंने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया ताकि उसकी निगरानी कर सकूं, वो मेरे आदेशों का ठीक से पालन कर सके, लेकिन योजना कामयाब नहीं हुई। मैं पारस पत्थर नहीं चुरा पाया, मैं अमर नहीं हो पाया। एक बार फिर हैरी पॉटर ने मेरी योजना चौपट कर दी। जब मैंने अपने उस सेवक का शरीर छोड़ा तो वो मर गया। मैं पहले जितना कमज़ोर हो गया। मैं लौटकर अपनी छिपने की पुरानी जगह पर पहुंच गया। गोल घेरे में खड़े 1-2 नकाबपोश जादूगर असहज होकर हिले, लेकिन वोल्डेमॉर्ट ने उन पर ध्यान नहीं दिया। और फिर 1 साल से भी कम समय पहले जब मैंने उम्मीद छोड़ दी थी तो एक सेवक लौटकर मेरे पास आया। वर्मटेल ने कानून से बचने के लिए अपनी मौत का नाटक किया था। वो अपने पुराने दोस्तों से बचने के लिए छिपना चाहता था, इसलिए उसने अपने मालिक के पास लौटने का फैसला किया। उसने मुझे वहाँ खोजा जहाँ मेरे छिपे रहने की अफवाह काफ़ी लंबे समय से थी। वर्मटेल की चूहों के साथ अजीब दोस्ती है ना वर्मटेल? उसके छोटे दोस्तों ने उसे बताया कि अल्बानिया के जंगल में एक जगह है जहाँ वो जाने से कतराते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनकी तरह के छोटे जानवर एक काली छाया से मर जाते हैं जो उन पर काबू कर लेती है। लेकिन मुझ तक आने की उसकी यात्रा आसान नहीं थी, है ना वर्मटेल? क्योंकि जिस जंगल में मेरे होने की अफवाह थी, एक दिन उस जंगल के किनारे पर वर्मटेल को भूख लगी। मूर्खतावश वो सराय में खाना खाने चला गया, और जानते हो उसे वहाँ कौन मिला? जादू मंत्रालय की जादूगरनी बर्था जोरकिंस। किस्मत कितनी मेहरबान थी। ये वर्मटेल और पुनर्जन्म की मेरी आखिरी उम्मीद का अंत भी हो सकता था, लेकिन वर्मटेल ने एक ऐसी होशियारी दिखाई जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। उसने बर्था को अपने साथ चलने के लिए राजी कर लिया। उसने उसे अपने वश में कर लिया, और बर्था जोरकिंस जो सब कुछ चौपट कर सकती थी, एक नायाब तोहफा साबित हुई जो मेरी उम्मीदों से ज़्यादा बड़ा था। उसने मुझे बताया हॉगवर्ट्स में इस साल जादूगरी का त्रिकोणीय टूर्नामेंट होने वाला है। उसने मुझे बताया कि मेरे एक वफादार प्राण भक्षी को वो जानती है, जिससे अगर मैं संपर्क कर लूँ तो वो खुशी खुशी मदद करेगा। उसने मुझे बहुत सी बातें बताई। उसका काम पूरा हो चुका था, मैं उसे जिंदा नहीं रख सकता था, मैंने उसे मार डाला। वोल्डेमॉर्ट के चेहरे पर एक भयंकर मुस्कान आ गई। उसकी लाल आंखें बहुत बेरहम दिख रही थी। जाहिर है वर्मटेल के शरीर पर कब्जा करने से मुझे कोई फायदा नहीं था, क्योंकि लोग उसे मरा हुआ मानते थे। बहरहाल मुझे एक स्वस्थ शरीर वाले सेवक की ज़रूरत थी। हालांकि वर्मटेल जादूगर के रूप में बेकार है, लेकिन फिर भी उसने मेरे निर्देशों का पालन किया ताकि मैं अपने खुद के कमज़ोर शरीर में पहुंच सकूं और वास्तविक पुनर्जन्म के लिए अनिवार्य तत्वों का इंतज़ार कर सकूं। मेरे खोजे 1-2 मंत्र, मेरी प्यारी नगीनी की थोड़ी सी मदद, और एक काढ़ा जिसे यूनिकॉर्न के खून और नागिन के दिए जहर से बनाया गया था। मैं लगभग इंसानी रूप में आ गया था और इतना ताकतवर बन गया था कि यात्रा कर सकूं। पारस पत्थर को चुराने की उम्मीद नहीं थी। मैं जानता था डंबलडोर ने उसे नष्ट करा दिया होगा। बहरहाल दोबारा अमरता का पीछा करने के पहले मैं इंसान बनना चाहता था। जिस काढ़े ने आज मुझे पुनर्जीवित किया है वो पुराना शैतानी जादू है।
इसके लिए 3 सशक्त चीज़ों की ज़रूरत थी। एक तो मेरे पास पहले से ही थी, है ना वर्मटेल, किसी सेवक का मांस। इसके बाद मुझे मेरे पिता की हड्डी की ज़रूरत थी। जाहिर था इसका मतलब था हमें यहाँ आना होगा जहाँ उनकी लाश दफन थी। इसके अलावा हमें शत्रु का रक्त चाहिए था। वर्मटेल तो कह रहा था मैं किसी भी जादूगर का इस्तेमाल कर लूँ, कोई भी जादूगर जो मुझसे नफरत करता हो। लेकिन मैं जानता था मुझे पहले से ज़्यादा शक्तिशाली बनना है, तो मुझे किसका इस्तेमाल करना होगा। मुझे हैरी पॉटर का रक्त चाहिए था। हैरी पॉटर को कैसे लाया जाए, वो कड़ी सुरक्षा में था। डंबलडोर ने काफ़ी पहले ही हैरी की सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम कर लिया था, जब उन पर उसके भविष्य की देख रेख की जिम्मेदारी थी। डंबलडोर ने एक पुराने जादू का इस्तेमाल किया था। जब तक वो अपने रिश्तेदारों की देख रेख में रहेगा, वहाँ उसे कोई छू भी नहीं सकता। फिर जाहिर है क्विडिच वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ। मुझे लगा वहाँ सुरक्षा कमज़ोर होगी, क्योंकि वहाँ वो अपने रिश्तेदारों और डंबलडोर से दूर रहेगा। लेकिन मैं उस समय तक इतना ताकतवर नहीं हुआ था कि मंत्रालय के जादूगरों के दस्ते के बीच उसका अपहरण कर सकूं। जाहिर है बर्था जोरकिंस की जानकारी का इस्तेमाल करके मैंने अपने उस वफादार प्राण भक्षी का इस्तेमाल किया। मैंने उससे कहकर इस लड़के का नाम आग के प्याले में डलवाया। अपने प्राण भक्षी का इस्तेमाल करके सुनिश्चित करवाया कि ये लड़का टूर्नामेंट जीत जाए। फिर मैंने ये इंतज़ाम करवाया कि हैरी पॉटर ही सबसे पहले उस त्रिकोणीय कप को छुए जिसे मेरे प्राण भक्षी ने आवागमन कुंजी में बदल दिया था। इस तरह मैंने ये सुनिश्चित करवाया कि वो डंबलडोर की मदद और सुरक्षा से दूर मेरी इंतज़ार करती बाहों में आ जाए। और वो लड़का यहाँ आ गया जिसे मेरे पतन का कारण माना गया था। वोल्डेमॉर्ट धीरे से आगे बढ़ा, हैरी की तरफ घूमा और अपनी छड़ी उठाई। पीड़ितो! हैरी को ऐसा दर्द कभी नहीं हुआ था। उसकी आंखें बुरी तरह से घूम रही थी। उसका सिर लग रहा था फट जाएगा। फिर दर्द गायब हो गया। वो उन रस्सियों पर झूल गया जिस पर उसे वोल्डेमॉर्ट के पिता की कब्र के शिलालेख से बांधा गया था। रात के अंधेरे में प्राण भक्षियों की हंसी की आवाज़ गूंजने लगी। तुमने देखा, ये मानना कितना मूर्खतापूर्ण था कि लड़का मुझसे ज़्यादा ताकतवर है। हैरी पॉटर की किस्मत अच्छी थी जो मुझसे बच गया, और अब मैं यहाँ पर तुम सबके सामने उसे मारकर अपनी शक्ति साबित करूँगा। उसकी मदद करने के लिए डंबलडोर नहीं है, उसकी माँ भी नहीं है। मैं उसे पूरा मौका दूंगा, उसे लड़ने की इजाज़त दी जाए, ताकि तुम्हें इस बारे में कोई शक न रहे हम दोनों में ज़्यादा ताकतवर कौन है। थोड़ी देर और इंतज़ार करो नगीनी। नगीनी एक बार फिर घास पर फिसलकर उस तरफ चली गई जहाँ प्राण भक्षी थे। वर्मटेल, लड़के को खोल दो और उसकी छड़ी वापस दे दो।